हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे ये कमेंट्स कर रहे थे कि सर जिस तरह से आपने मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करवा दिया था, इसी तरह से साइंस में भी एनसीईआरटी बुक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को टिक करवा दे, जिससे कि हमारे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस आ सकता है। तो आज की इस वीडियो में जो भी हमारे हाफ ईयरली के पोर्शंस हैं, जो जो चैप्टर्स हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में आएंगे, तो उन चैप्टर्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को मैं टिक करवा दे रहा हूँ। एग्जामिनेशंस में वहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, तो उन क्वेश्चंस की तैयारी आप लोग अच्छे से कर ले, उनको याद कर ले। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन से। तो यहाँ से जो पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन है तो उसको देख लेते हैं, जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सो देखो यहाँ पे पेज नंबर आप यहाँ पे देख लेना, मैंने यहाँ पे पेज नंबर नहीं देखा है, पेज नंबर आपका 6 होगा आई थिंक, देख लेना। ठीक है, तो पेज नंबर 6 में आपका ये जो क्वेश्चन है ये वाला इंपॉर्टेंट है और सेकेंड वाला भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन हम लोग का बैलेंस करने के लिए पूछा जा सकता है, तो ये दोनों ही क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना। देन ये 3 वाला आप छोड़ सकते हो। ठीक है, हालांकि इसमें भी बैलेंस करने के लिए बोला गया है, लेकिन इसमें सिंबल वगैरह भी लिखने के लिए दिया गया है, तो सिंबल लिखने के लिए ऐसे आता नहीं है, सिर्फ बैलेंस करने के लिए दिया हुआ रहता है। ओके, देन देखो ये जो टॉपिक है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका गारंटी रखा हुआ है, 1 से 2 क्वेश्चन आपका यहाँ पे गारंटी रखा हुआ है। जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज़ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, व्हाट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये दोनों खास करके ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है ना, तो इसके एग्जाम्पल्स को आप लोग याद कर लेना। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो उसके एग्जाम्पल को याद कर ले। डेफिनेशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जल्दी नहीं पूछा जाता है, डिकम्पोजिशन का भी डेफिनेशन जल्दी नहीं आता है, लेकिन उन सब का एग्जाम्पल्स एग्जामिनेशंस में आते हैं। तो एग्जाम्पल्स आप लोग को दोनों रिएक्शंस के याद कर लेने हैं। एंड आगे जो मैंने अभी आप लोग को बताया था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो उन दोनों का आपको जो भी डेफिनेशन है वो तो याद करना ही है, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल्स भी याद करने हैं। अब यहाँ पे आ जाते हैं, जो कि ये जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन है ये पेज नंबर 10 का है। ठीक है, पेज नंबर 10 में ये वाला क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। ठीक है, बाकी ये वाला क्वेश्चन ये एक्टिविटी करने के लिए एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, इसको आप छोड़ सकते हो। नेक्स्ट आगे आते हैं, इधर देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन है, तो यहाँ से फिर एक क्वेश्चन हम लोग का बनता है ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से, जिसमें पूछा जाता है कि एक जैसे इसे रिएक्शन दे दिया रहेगा और इसमें पूछा जाएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्या ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, क्या रिड्यूस्ड हुआ है। तो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है और ये गारंटीड है, एक क्वेश्चन इसमें से आपका जरूर रहेगा। 1 से 2 क्वेश्चन, मतलब 3 से 4 नंबर का यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखो ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर कर लेना, इसको छोड़ना नहीं। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी किसी स्कूलों में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको जरूर कर लेना। बाकी ये वाला एक्टिविटी के लिए बोला गया है, तो ये नहीं आने वाला है। आगे इसमें दिया गया है कि देखो जैसे अभी मैंने बताया ना कि कौन सा इसमें से ऑक्सीडाइज्ड हुआ है, कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है, तो ये सपोज ये समझ लो कि आपका गारंटेड रखा हुआ है ये क्वेश्चन, ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपका गारंटेड रखा हुआ है, तो इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में देखो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि जितने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखाई देंगे ना, तो सभी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको एक भी नहीं छोड़ना है। बाकी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है और केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड क्यों करते हैं, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ यहाँ पे जो बैलेंस्ड है ना, तो एग्जामिनेशंस में क्या करता है कि बैलेंस्ड के जगह पे अनबैलेंस्ड पूछता है ज़्यादातर, और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को स्केलेटल भी रिएक्शन कहा जाता है, तो अनबैलेंस्ड के जगह पे पूछ देता है कि व्हाट इज स्केलेटल रिएक्शन, ऐसे करके थोड़ा सा क्वेश्चन को ना वो घुमाने का कोशिश करता है। तो इसको अच्छे से याद कर ले, ये वाला क्वेश्चन बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को भी आप लोग याद करके जाएं, लेकिन ज़्यादा फोकस करना है अनबैलेंस्ड पे, जिसको हम स्केलेटल रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला भी याद करके जाना है कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस्ड क्यों करते हैं, क्यों करना ज़रूरी है। ओके, देन ये वाला आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें क्या क्या करना है कि बैलेंस करने के लिए बोला गया है, तो बैलेंस करने के लिए सीधा सीधा यहाँ से आपका पूछ दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से आप करके जाएं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, देन इधर आगे आते हैं 7 नंबर। जैसे कि 7 नंबर में भी फिर से वही हमें बैलेंस करने के लिए ही बोला गया है,
तो ये अगर आप 6 का नंबर कर लेते हो तो 7 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो एग्जामिनेशन में ना सीधा सीधा एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, डायरेक्ट बोलेगा कि इसको बैलेंस्ड करो। इस तरह से लिखा हुआ नहीं रहेगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका पहले फॉर्मूला लिखो फिर बैलेंस्ड करो। ऐसा जनरली नहीं पूछा जाता है। अब पूछ दे कोई स्कूल वाले तो वो अलग बात है, बट जनरली ऐसा नहीं पूछा जाता है। डायरेक्टली सीधा सीधा हमें बैलेंस करने के लिए दिया हुआ रहता है। ठीक है। सो 8 नंबर भी हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि बैलेंस करना है इसमें भी, लेकिन फॉर्मूला लिख के। ओके। 9 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन और इंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है और उसके एग्जांपल्स को लिखना, बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है। ठीक है। बाकी ये 11 नंबर आप लोग के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहो तो इसको आप स्किप कर सकते हो। नेक्स्ट आगे आते हैं। इसमें देखो 12 नंबर है, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये 13 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि पहले मैंने आप लोग बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यहाँ पे डिफरेंसेस पूछा गया है। इसको कई तरीके से पूछा जा सकता है डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को। ठीक है। तो इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। देन चाहो तो इसको आप छोड़ सकते हो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये वाला फिर इंपॉर्टेंट है कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, उसके एग्जांपल्स को लिखना है। ठीक है। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस का एग्जांपल और क्या होता है वो याद रख लेना। ठीक है। फिर यहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को समझाने के लिए बोला गया है, तो ऐसा नहीं आएगा, समझाने के लिए जनरली नहीं आता है। उसमें सिंपली क्या कर रहा है, ऊपर मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, पहचानने के लिए बोला जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज्ड हुआ है या फिर रिडक्शन हुआ है, बस वही पूछा जाएगा। सो ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। नेक्स्ट आगे आते हैं 17 कलर, तो ये इंपॉर्टेंट है। 17 नंबर ये इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, तो इसको कर लेना। देन 18 नंबर ये भी इम्पॉर्टेंट है। इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन तीनों को नहीं बोल सकते हैं, बट ये दोनों इंपॉर्टेंट है। 19 नंबर फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए करना, और ये इनफैक्ट हमारे सिलेबस में भी ये नई चीज़ को हटाया गया है। ठीक है। रेंसिडिटी को हटाया गया है, रेंसिडिटी नहीं पढ़ना है हमें, तो ये तो आएगा नहीं। बाकी 17 18 अच्छे से करके जाना। और वही है कि कोरोजन और रेंसिडिटी को हटाया गया है, ये हमें नहीं पढ़ना है। आगे चल के हमें कोरोजन के बारे में फिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में तो पढ़ना ही है। ठीक है। तो कोरोजन को लेके मे बी कि पूछा जा सकता है, बट मुझे नहीं लगता है कि कोरोजन को लेके क्वेश्चन आप लोग का बनेगा। अगर मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल अगर आप लोग का सिलेबस में है, तब ये हो सकता है कोरोजन पूछा जा सकता है कि उसका एग्जाम्पल्स लिखो या फिर कोरोजन क्या होता है, लेकिन ये चांस कम है, तो इसको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में नहीं इसको रखूँगा। सो ये आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। चलिए आगे आते हैं और चैप्टर 2 के सभी क्वेश्चंस को देखते हैं अब। सो चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट से अब हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे देख रहे हैं। सो यहाँ पे जो ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपका नहीं आने वाला है। देन हम आगे आते हैं। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक एक्टिविटी दिखाई दे रहा होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है। ठीक है। तो इस एक्टिविटी को अगर आपने समझा हुआ है तो आपके एग्जामिनेशंस यहाँ से एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनेगा। इसके बाद देखो यहाँ पर भी एक एक्टिविटी करके दिखाया गया है, तो इस एक्टिविटी से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ, साथ ही जो भी हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, वो भी मैं आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई शुड कर्ड सॉर्ट सब्सटेंसेस नॉट केप्ड इन ब्रास एंड कॉपर वेसल्स। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता ही नहीं है। ये क्वेश्चन भी इस तरह का नहीं आता है। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन भी आपका नहीं पूछा जाएगा। तो ये क्वेश्चन तीनों ही इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। ओके। देन इधर आते हैं हम लोग। नेक्स्ट इधर आप लोग का ये सब सारा इंपॉर्टेंट नहीं है। देन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वाई डज एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ओके। ये वाला फिर हमारे लिए 1 नंबर उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, इस वजह से यहाँ पे मैंने आप लोग को ये नहीं बताया। देन ये 3 नंबर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो 2 और 3 दोनों को अच्छे से आप याद करके जाएँ। देन ये 5 वाला भी इंपॉर्टेंट है, और फिर 6 वाला आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ से आपके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है 2, 3 और 5, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से तैयारी करके जाना है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे आते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सल इंडिकेटर से एक क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है, या फिर इंडिकेटर क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंस भी पूछा जाता है पीएच का हमारे एवरीडे लाइफ में, तो ये सब आप लोग याद कर ले। ठीक है। और इसको भी याद रखना है कि कौन सा कलर चेंज होता है। जैसे इंडिकेटर के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं, मिथाइल
ऑरेंज के बारे में, फिनोल्फ्थेलिन के बारे में, तो उसमें कौन सा कलर एसिड के कांटेक्ट में आता है तो चेंज होता है, या फिर बेस के कांटेक्ट में कौन सा कलर चेंज होता है, तो वो सब आप लोग को याद रखना है, वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सब सारे यहाँ पे ना पीएच के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं पीएच के। अब यहाँ पे दिया गया है नेचुरल सोर्स और उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है, तो ये एग्जामिनेशन में आता है कि जैसे विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, नेचुरल सोर्स जैसे सोर मिल्क या फिर कर्ड इसको हम बोलते हैं, इसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट रहता है। तो ये वाला बॉक्स जो है एकदम सोच लो कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% रखा हुआ है, बनेगा ही बनेगा। नेक्स्ट इधर देखते हैं जो कि इनटेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। इस क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, बाकी ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये सब आप एग्जामिनेशंस में नहीं पूछा जाता है। इसके बाद आगे हम आते हैं नेक्स्ट, साल्ट से रिलेटेड प्रिपरेशन, साल्ट से जो प्रिपरेशंस होते हैं ना वो एग्जामिनेशंस में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो जो प्रिपरेशंस इम्पॉर्टेंट है, तो जैसे देखो ब्लीचिंग पाउडर का भी यहाँ पे प्रिपरेशन हुआ है, इसका फॉर्मूला भी आप लोग को याद रखना है। ठीक है, पूछ देगा कि ब्लीचिंग पाउडर का क्या फॉर्मूला होता है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, या फिर राइट द फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। तो फॉर्मूला आप लोग को सारा याद रखना है, 5 फॉर्मेशंस होंगे, यानी 5 का आप लोग को प्रिपरेशंस यहाँ पे पढ़ना है। जैसे तो एक तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर दिखाई दे रहा होगा, बेकिंग सोडा है। ठीक है, इसका यूजेज जैसे ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज़ है, या फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मेशन कैसे होता है, प्रिपरेशंस कैसे होता है, इसका क्या यूज़ है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जामिनेशन में सोच लो कि 100% छपा हुआ है, रहेगा ही रहेगा, वो है वॉशिंग सोडा का। वॉशिंग सोडा का प्रिपरेशंस एग्जामिनेशंस में आता ही है। ठीक है, तो इसका प्रिपरेशंस अच्छे से आप लोग देख के जाएँ। इसका देखो, इसका जो प्रिपरेशंस होता है ना वो आप शॉर्ट में भी अगर आता है, जैसे मान के चलो 1 या 2 नंबर में आया, तो एक शॉर्ट में भी प्रिपरेशंस को आप दिखा सकते हो एक इक्वेशन के द्वारा, और एक लॉन्ग प्रोसेस भी होता है, ये डायरेक्टली ये नहीं बनता है Na2CO3 × 10H2O। तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगर लंबा में पूछा जाता है 3 से 4 मार्क्स में, तो आप लोग को 3-4 उसके रिएक्शंस होंगे, तो वो सारा ही लिखना है। कहने का मतलब क्या है कि ये जो आप लोग को यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि ये जो हमने बेकिंग सोडा का यहाँ पे हमने प्रिपरेशंस को देखा है। ठीक है, बेकिंग सोडा का यहाँ पे हमने जो प्रिपरेशन को देखा, तो इसको मिला के और वॉशिंग सोडा को मिला के ये दोनों के रिएक्शंस को लिखना रहता है, अगर 3 से 4 मार्क्स में अगर पूछा जाए तो। और अगर 1 से 2 मार्क्स में पूछा जाएगा तो सिंपली आप ये वाला रिएक्शन लिख सकते हो। ठीक है, और बाकी इसका यूजेज भी याद कर ले, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वॉशिंग सोडा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इस बात का आप ध्यान रखना, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस भी, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल भी मत छोड़ना। वॉशिंग सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों का फॉर्मूला भी याद करके जाना, अक्सर एग्जामिनेशंस में आता है। अब जैसे यहाँ पे पूछ दिया गया है कि CaCl2 का कॉमन नेम क्या है, तो अभी हमने पढ़ा ब्लीचिंग पाउडर, तो ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये 2 नंबर इसको आप छोड़ सकते हो, इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि 1 मार्क्स का है, याद हो जाता है तो अच्छी बात है। जैसे ये भी 1 मार्क्स का है, आप याद कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा है, बट उतना इम्पॉर्टेंट इधर में से ये सब नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ से ये वाला इंपॉर्टेंट है जिसमें रिएक्शन लिखने के लिए बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस और वाटर का, तो ये वाला आप लोग याद कर ले अच्छे से। और जैसे 1 को मैंने टिक करवा दिया था, तो 1 और 5 इंपॉर्टेंट है, बाकी 2, 3 उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट छोटा छोटा आंसर है कि वर्ड का, तो इसको याद कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी 4 वाला ये उतना इंपॉर्टेंट फिर हमारे लिए नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट आगे आते हैं एक्सरसाइज में। तो जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि MCQ को बिल्कुल भी कोई भी MCQ आपको नहीं छोड़ना है, जितना भी MCQ है सारा करके जाना है तैयारी। MCQ में नहीं देखा जाता है कि ये इम्पॉर्टेंट है या फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, जो भी NCERT के MCQ रहते हैं वो एग्जामिनेशंस में आ जाते हैं, तो NCERT के MCQ को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी ये 6 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एक्टिविटी करके दिखाने के लिए बोला गया है, जो कि आता है नहीं। बाकी ये 7 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट आगे आते हैं, ये भी हम लोग का इंपॉर्टेंट है, 8 नंबर भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया गया है। 9 नंबर फिर इंपॉर्टेंट नहीं है, 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 11 नंबर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयारी करके जाएं। नेक्स्ट आगे यहाँ पे आते हैं, 12 नंबर भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 30 नंबर भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। 40 नंबर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, अक्सर ये एग्जामिनेशन में आता है, हालांकि आसान है बट फिर भी एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है।
और जैसे कि मैंने पहले भी बोला है कि यूजेज चाहे वो वॉशिंग सोडा का हो, बेकिंग सोडा का हो, ब्लीचिंग पाउडर का हो, सबका याद करके जाना है। लेकिन खास करके वॉशिंग सोडा का और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ये दोनों का प्रिपरेशंस और उसका यूजेस अच्छे से याद करके जाना। प्रॉपर्टी नेसेसरी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं आता है, ठीक है। तो ये सेकंड चैप्टर हम लोग का कंप्लीट हो गया। चलिए आगे अब हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर देखते हैं, क्योंकि हाफ ईयरली में केमिस्ट्री से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ज़्यादातर स्कूलों में पूछे जा रहे हैं। बाकी अगर आपको थर्ड चैप्टर चाहिए होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तो कमेंट करना, मैं आगे वीडियोज़ में थर्ड चैप्टर का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टिक करवा दूंगा, ठीक है। अब आगे यहाँ पे चैप्टर 6 दिया गया है, जो कि बायोलॉजी का चैप्टर 1 है, लाइफ प्रोसेस। तो इसमें से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो इसमें से ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, बाकी ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में नहीं आता है, ठीक है। 4 नंबर को अच्छे से करके जाना। अब यहाँ पे एक टॉपिक दिया गया है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है या फिर उसके डिफरेंसेस को एग्जामिनेशंस में पूछा जाता है। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, इन दोनों के बारे में आप लोग समझ के जाना है, याद करके जाना है कि ये दोनों क्या होता है, और उसके डिफरेंसेस को भी समझ के जाना है, ओके। देन आगे यहाँ पे दिया गया है न्यूट्रिशन एमोएबा के बारे में, इन एमोएबा में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है। तो एमोएबा का पूछा जनरली नहीं जाता है, ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या करते हैं कि कोई कोई स्कूल्स में एमोएबा का भी न्यूट्रिशन दे देता है एग्जामिनेशंस में। तो इसका आप लोग बस देख लेना, बट उतना डीपली अगर नहीं भी याद कर पाते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसका फिगर को आप लोग माइंड में रखना, ठीक है, और इसको बना के लिखने का खुद से कोशिश करना, ये बहुत ही ईजी है। और हाँ, अगर आपको कोई भी चैप्टर आपको समझना होगा ना तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा, जाके आप समझ सकते हो। सारे चैप्टर्स को हमने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। देन यहाँ पे देख लो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में दिया गया है। तो ये समझ लो कि आपके एग्जामिनेशंस में ना छपा हुआ है क्वेश्चंस ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से, एग्जामिनेशंस में आता ही आता है। तो आपको पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम समझना है एक फ्लो चार्ट के द्वारा, ठीक है। तो इसको भी हमने बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ सकते हो, और कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है। चलो यहाँ पे आगे वही चीज़ जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफरेंसेस आता है। देखो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन भी है। देन आगे यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ये वाला 3 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामिनेशन में आता है कि एसिड का हमारे स्टोमैक में क्या रोल है, ठीक है, या फिर डाइजेस्टिव एंजाइम्स का क्या फंक्शंस है। तो यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पे आपको जितने भी क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं ना 1 से लेके 5 तक में, इसमें से एक सिर्फ 2 नंबर को चाहो तो आप इसको स्किप कर सकते हो अगर याद नहीं कर पा रहे हो तो। बाकी ये 4 क्वेश्चंस को ना एनी हाउ याद करके जाना है। सोच लो कि एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं, ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। अब नेक्स्ट आगे का जो टॉपिक है वो है रिस्पायरेशन से रिलेटेड। तो रिस्पायरेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है, खास करके यहाँ पे ये जो एक चार्ट दिखाया गया है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन के एब्सेंस में रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ग्लूकोज क्या फॉर्म करता है, या फिर प्रेजेंस में ऑक्सीजन से रिएक्शन करके क्या फॉर्म करता है। तो ये वाला आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीबीआई है, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ठीक है। आगे यहाँ पे एटीपी से रिलेटेड क्वेश्चन इनफैक्ट एग्जामिनेशंस में दे देता है कि व्हाट इज़ एटीपी, इस तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको भी करके जाएं, इसको भी मत छोड़ें। नेक्स्ट आगे देखते हैं जो कि यहाँ पे दिया गया है रिस्पायरेशन के बारे में। तो ये वाला फिगर भी अच्छे से माइंड में रखें, किस तरह से रिस्पायरेशन का पूरा प्रोसेस होता है, रिस्पायरेशन क्या होता है, व्हाट इज़ रिस्पायरेशन, ये याद करके जाएं क्योंकि वो भी एग्जामिनेशंस में आता है। अब देखो यहाँ पे एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, तो ये वाला आपका नहीं पूछने वाला है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज टू प्रोवाइड एनर्जी इन वेरियस ऑर्गेनिज्म। तो ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये वाला फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ इज़ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड इन ह्यूमन बींग्स। ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस तरह से ह्यूमन बींग में ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये वाला तो वही रिस्पायरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। देन ये भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, 3 और 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट अगला टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन में ये जो हर्ट वाला है, यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% गारंटीड है कि रहेगा ही रहेगा। और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, इसको एकदम रट लेना है, एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा।
हर्ट वाला जो ये टॉपिक है ना, एकदम इसको ध्यान में रखना और अच्छे से समझ के जाना, क्वेश्चन वहाँ से एकदम रहेगा ही रहेगा। चलो ठीक है, वहाँ पे हो गया वो ह्यूमन वाला। नेक्स्ट आगे यहाँ पे अगर प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स वाला भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे ट्रांसपिरेशन क्या होता है, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, एसेंट ऑफ सोप जिसको ट्रांसपिरेशन भी हम कहते हैं, तो वो एक ही चीज़ है। अगर ट्रांसपिरेशन आता है या फिर एसेंट ऑफ सोप तो उसमें क्या करना है कि डेफिनेशन हम ट्रांसपिरेशन वाला भी लिख सकते हैं, वो भी सही हो जाएगा। वही एक ही चीज़ है, बस नेम जो है वो डिफरेंट है। इस तरह से हम लोग के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। इसका देखो यहाँ पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इसको यहाँ पे देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है ना, ये आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वाई इज़ इट नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, और उसका फंक्शंस को लिखना है। ठीक है, वो सारे कंपोनेंट्स के फंक्शंस को भी लिखना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन हाईली ऑर्गेनाइज प्लांट। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको चाहो तो आप छोड़ सकते हो, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इसके बाद ये क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, इसको छोड़ना ही नहीं है, 4 नंबर। ठीक है, वाटर और मिनरल्स किस प्रकार से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, VVI क्वेश्चन ये भी है। तो इसमें अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन ये जो 3 नंबर है इसको छोड़ के ये चारों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इन चारों ही में से ये 4 और 5 VVI क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम नहीं छोड़ना है। अब एक लास्ट टॉपिक यहाँ पे बच गया है एक्सक्रीशन का। तो एक्सक्रीशन के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। एक्सक्रीशन से जो क्वेश्चन हमारे एग्जामिनेशन में आता है, जैसे यहाँ से ऐसे क्वेश्चन बनता है कि राइट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो आपको याद रखना पड़ेगा स्ट्रक्चर और या फिर फंक्शनल यूनिट क्या होता है, नेफ्रॉन होता है किडनी का। ठीक है, या फिर किडनी इज कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ऐसे भी एग्जामिनेशन में आता है कि कौन सा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कहलाता है, तो किडनी कहलाता है। अब देखो यहाँ पे देखते हैं इसके जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। अब जैसे यहाँ पे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और फंक्शनिंग पूछा है, ये सोच लो कि एग्जामिनेशंस के लिए VVI क्वेश्चन है, एकदम नहीं छोड़ना है। देन यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप लोग के लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चांसेस कम है लेकिन। ठीक है, तो इसको मैं इम्पॉर्टेंट नहीं बोलूँगा क्योंकि ये चांस बहुत कम है, बहुत लेस है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन बहुत मतलब देखा जाए तो इतने सारे इसमें अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं कि इस क्वेश्चन को पूछने का कोई चांस बनता ही नहीं है। हालांकि ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है, बट इस चैप्टर में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिससे कि इस क्वेश्चन को दबा दिया जा रहा है, मतलब ये क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। एक क्वेश्चन आपका ये वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको करके जाना। चलो नेक्स्ट आगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो MCQ सारा करके जाना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि हाउ आर फैट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडीज़। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना। ये 6 नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1 या 2 मार्क्स में ये भी पूछा जा सकता है, इसको करके जाना। इसके बाद 7 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 नंबर फिर VVI क्वेश्चन है कि एरोबिक और अनएरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है, इसको करके जाना। इसके बाद 9 नंबर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी करके जाना। 10 नंबर फिर इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है। ठीक है, 10 नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है। 11 नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी तक आपने जितना भी क्वेश्चन देखा था ना, उन सब में से 11 नंबर जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको एकदम छोड़ना ही मत। देन आगे यहाँ पे डिफरेंसेस लिखने के लिए बोला गया है जाइलम और फ्लोएम में, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैंने आप लोग को यहाँ पे टिक करवा दिया है, ये 11 वाला जो कि है डबल सर्कुलेशन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि अगला चैप्टर है उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे दिया गया है चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो कि बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर है। तो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। अब यहाँ पर एक टॉपिक दिया गया है कि व्हाट हैपेंस इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, तो ये आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है, उसमें क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम भी दिमाग में रखें, समझ के रखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बनते हैं। देन आगे आते हैं ह्यूमन ब्रेन में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपका समझ लो कि 100% रखा हुआ है।
और ये वाला डायग्राम भी आपके एग्जामिनेशन में आता है, ह्यूमन ब्रेन का डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, और यहाँ पे इसके जो फंक्शंस हैं वो भी लिखने के लिए, या फिर कहाँ कहाँ कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं वो जो होता है दिखाने के लिए भी एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो उसको एकदम माइंड में रख लें ह्यूमन ब्रेन के डायग्राम को, और उसको ड्रॉ करने के लिए भी समझ लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन कि रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग, इसमें क्या डिफरेंसेस है। तो इसमें क्वेश्चन आपका डिफरेंस में भी आ सकता है, या फिर ऐसे भी आ सकता है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, इस तरह से भी पूछा जा सकता है, उसके एग्जाम्पल्स को पूछा जा सकता है। ओके, एक ये भी इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट हैपेंस एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी एकदम याद करके जाएं। सो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। देन ये वाला क्वेश्चन आप लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर 4 वाला भी उतना इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, और फिर 5 वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, जो ब्रेन होता है रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान उसका क्या रोल होता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं ये तीनों। ठीक है, चलो आगे अब हम देखते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो दिया गया है वो प्लांट से रिलेटेड दिया गया है, मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है उसको समझते हैं, और जो हमारे इंटेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लांट हार्मोन्स क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें से एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी पूछाता है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 5 वाला, कि डिज़ाइन एंड एक्सपेरिमेंट टू डिमॉन्स्ट्रेट हाइड्रोट्रोपिज्म। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग करके ले जाना, और ये 4 वाला भी। बाकी यहाँ से देखा जाए तो और क्वेश्चन आपका ये दोनों जो है इंपॉर्टेंट उतना हमारे लिए नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1, 4 एंड 5। ओके, देन आगे एनिमल्स के हॉर्मोन्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। सो एनिमल्स के हॉर्मोन्स को लेके यहाँ पे जो हमारे इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं इसमें देख लेते हैं जो जो हमारे इंपॉर्टेंट बनते हैं। सो इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, ये एक तो आपका ये 2 नंबर है कि वाई इज़ द यूज़ ऑफ आयोडाइज साल्ट एडविजेबल। इसके बाद इसमें से और जो हमारे लिए क्वेश्चंस है ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। सो यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 4 है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ये भी है। बाकी 1 वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी अगर आप कर सकते हो या तो कर लेना, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2 और 4 है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। देन आगे आते हैं जो यहाँ पे MCQ क्वेश्चंस हैं, इनको तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सारे MCQ को करके जाना है। इसके बाद ये 4 नंबर जो क्वेश्चन है जो कि रिसेप्टर से रिलेटेड है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। देन ये जो 5 नंबर है ये भी आप लोग का 100% गारंटीड है, यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो बनता है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन को बिल्कुल भी आप लोग को नहीं छोड़ना है। इसके बाद आगे ये क्वेश्चन नंबर 6, ये भी इम्पॉर्टेंट है। 7 भी आप लोग के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो देखा जाए तो यहाँ पर इस 10 नंबर तक जितने भी क्वेश्चंस आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, ठीक है, 4 से लेके 10 तक, ये सारे ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आप लोग के लिए। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन आपका 100% श्योर है कि रखा ही रखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही बनेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर यहाँ से यहाँ तक आप याद करके जाते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ से 4 to 6 या फिर 8 मार्क्स आप आसानी से ला सकते हो। तो इसमें से भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था वो था ये एक 5 नंबर वाला और ये 4 नंबर वाला। ठीक है, बाकी ये भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो मैंने भी आप लोगों को बताया। ठीक है, 10 नंबर तक। बाकी ये 2 क्वेश्चन हमारे लिए उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब चलिए आगे हम फिजिक्स के जो हमारे चैप्टर्स बच गए हैं 2 चैप्टर्स, तो उनके हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। सो अब चैप्टर 10 दिया गया है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो इस चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट होगा, तो यहाँ तो मैं आपको टेक्स्ट बुक से बता ही दे रहा हूँ, और ऐसे भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें से जो जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो क्या है। इस चैप्टर में मेनली क्या है, इमेज फॉर्मेशन है, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर का हो, कॉनकेव मिरर का हो, या फिर कॉन्वेक्स लेंस का हो, या फिर कॉनकेव लेंस का हो। तो उन सब का हमें इमेज फॉर्मेशन को अच्छे से याद करके जाना है, समझ के जाना है, ड्रॉ करके जाना है। जैसे कि यहाँ पे देख लो, ये वाला यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन सारे का दिया गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी में रखेंगे तो उसका पोजीशन कहाँ पे बनेगा, इमेज का जो पोजीशन है वो कहाँ पे बनेगा, इमेज का साइज़ क्या होगा, उसका नेचर क्या होगा इमेज का। तो ये क्वेश्चन आपका 100% श्योर है, रखा ही हुआ है। इमेज आप लोग को ड्रॉ करने के लिए भी, यानी कि फॉर्मेशन करने के लिए भी दिया जा सकता है। ठीक है, जैसे बोल देगा कि अगर हम F और P के बीच में अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज फॉर्मेशन करके दिखाएं। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। बाकी इसके जो भी हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है इसको भी देख लेते हैं जो जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
अब देखो यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं सारे 1 1 मार्क्स के हैं, बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको याद करके जाना। हालांकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चैप्टर से जो मेनली क्वेश्चन पूछा जाएगा वो इमेज फॉर्मेशन, यूजेस और न्यूमेरिकल्स, तो यही तीनों आने वाले हैं। बाकी बहुत कम चांस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन कुछ भी पूछा जाएगा, फिर भी छोटा छोटा आंसर्स है, बस इसको एक बार देख लेना, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पे एक साइन कॉन्वेंशन आप लोग को यहाँ पे दिखाई दिया होगा, ये वाला यहाँ पे ये साइन कॉन्वेंशन है। तो साइन कॉन्वेंशन को डिस्क्राइब करने के लिए नहीं रहेगा, ये न्यूमेरिकल बनाने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल आप लोग को समझ के जाना है। जैसे ये वाला जो न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम समझ के और बना के जाना। देन देखो यहाँ पर ये भी न्यूमेरिकल है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको याद करके जाना, याद नहीं करना तो समझ के जाना, ठीक है। न्यूमेरिकल्स क्या याद करेंगे हम लोग, न्यूमेरिकल्स याद थोड़ी किया जाता है, समझा जाता है ना, तो उसको समझ के जाना। अब यहाँ से देखा जाए तो दोनों क्वेश्चन ही आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके ये सेकेंड वाला एकदम VVI क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। रिफ्लेक्शन वाला जो पार्ट था ऊपर में ख़त्म हो गया है, यहाँ पे आते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में यहाँ पे एक स्नेल्स लॉ है, वो पूछा जाता है। स्नेल्स लॉ को अच्छे से समझ के जाएं। देन यहाँ पे एक वही जो मैंने आप लोग को स्नेल्स लॉ बताया था ना, वही चीज़ देखो यहाँ पे दिया गया है, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। दो लॉज है, रिफ्लेक्शन का भी और रिफ्रैक्शन का भी। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में आता है, तो इस टॉपिक को अच्छे से समझ के आप लोगों को जाना है। और यहाँ पर एक चार्ट दिया हुआ है, तो यहाँ पे पूछा गया है जैसे कि क्राउन ग्लास में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा। तो ये चार्ट हालांकि आता आपका नहीं है, ठीक है। बस एयर वाला आप लोग याद रख के जाना कि एयर में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका क्या होता है, हालांकि ये आता नहीं है। बाकी अब देखो इसका इन टेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं, इसमें से जो जो आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ से ये सिर्फ आपका क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ भी यहाँ से और इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप देख के जाना भी चाहते हो तो ये सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को देख के जाना, बाकी ये सब आप लोग का एग्जामिनेशन में और नहीं आने वाला है, ठीक है। ये सब आप लोग का बिल्कुल भी नहीं आएगा। देन आगे यहाँ पे फिर से वही इमेज फॉर्मेशन दिया गया है और उसके यूजेस दिए गए होंगे। जैसे ये वाला देखो इमेज फॉर्मेशन का सारा यहाँ पे लिख दिया गया है, इसको अच्छे से याद करके जाना, इसको भी याद करके जाना। और कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस का आपका यूजेस जो है उसको अच्छे से याद करके जाना। यही सब एग्जामिनेशंस में आएगा, ठीक है, इससे ज़्यादा तो आएगा नहीं है। बाकी लेंस से रिलेटेड जो हमारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जैसे यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना, याद नहीं समझ के जाना। देन इसको भी समझ के जाना, इस यहाँ पे जो ये न्यूमेरिकल दिया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही न्यूमेरिकल्स आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पावर ऑफ लेंस, ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है, व्हाट इज़ पावर ऑफ लेंस, इसका यूनिट पूछा जाता है कि पावर ऑफ लेंस का यूनिट क्या होता है, ये याद करके जाना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से ये क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है और 1 भी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाना, 2 इंपॉर्टेंट नहीं था। इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइजेज में, तो MCQ क्वेश्चन आप लोग सारा कर लेना, ठीक है। बाकी यहाँ से अगर हम देखें इसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, ये एक 10 वाला जो न्यूमेरिकल है ये इंपॉर्टेंट है। 11 वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, VVI है, क्योंकि इसमें रे डायग्राम भी देखो करने के लिए बोला गया है। इसके बाद 12 वाला भी VVI क्वेश्चन है, तो यहाँ पे 10, 11, 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के लिए। 13 भी हालांकि इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो यहाँ से हमारे जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं सारे ही आप लोग के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन हमारे दिए हुए हैं सबको अच्छे से बना के और समझ के जाएं, जिसमें से सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग को वो भी टिक कर दे रहा हूँ। एक ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 और यहाँ से एक जो रे डायग्राम बोला गया था बनाने के लिए क्वेश्चन नंबर 11, ये दोनों ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि करना आपको यहाँ से यहाँ तक 10 से लेकर 17 तक सारा ही है, लेकिन 11 और 16 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको पहले कर लेना, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब एक लास्ट चैप्टर है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, जो कि फिजिक्स का है, तो इसको भी जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे भी बनते हैं तो इसको भी समझ लेते हैं। सो हाफ ईयरली पोर्शन का अब एक लास्ट चैप्टर यहाँ पे बच गया है, चैप्टर 11 द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। तो इसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम समझ लेते हैं। सो यहाँ पे जो फर्स्ट टॉपिक दिया गया है द ह्यूमन आई, तो इसमें ह्यूमन आई का डायग्राम एग्जामिनेशंस में आता है बनाने के लिए, तो इस डायग्राम को अच्छे से समझ के जाना है, ड्रॉ करने के लिए आता है एग्जामिनेशंस में, ओके। देन पावर ऑफ एकोमोडेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, जो कि इन टेक्स्ट में एक क्वेश्चन दिया भी है, उसको देखेंगे। यहाँ पे मायोपिया से रिलेटेड ये तीनों डायग्राम को ड्रॉ करने के लिए सीख के जाएं कि फार पॉइंट के लिए मायोपिया आई का डायग्राम कैसा होगा,
फिर यहाँ पे मायोपिया आई का डायग्राम कैसा होगा, करेक्शन फॉर मायोपिया के लिए डायग्राम कैसा होगा, तो इसको अच्छे से समझ कर जाना है। बिल्कुल इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया के लिए भी जो डायग्राम होगा इसको समझ के जाना है। देन प्रिस्बायोपिया ये क्या होता है इसको भी अच्छे से समझ के जाएँ, क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ प्रिस्बायोपिया। अब जैसे यहाँ पे जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन व्हाट इज़ मीन्ड बाई पावर ऑफ एकोमोडेशन ऑफ द आई, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से करके जाएं। बाकी 2, 3, 4 ये तीनों जो क्वेश्चन है ये एक एक वर्ड में इसका आंसर्स होगा, ठीक है, ज़्यादा ये बड़ा है नहीं, एक एक लाइन एक एक वर्ड में होगा। तो बस आप लोग को यहाँ पे इसको देख कर जाना है, बाकी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, जितना कि 1 है, लेकिन एक बार इसको आप ज़रूर देख लें, मैं यही सजेशन करूँगा। नेक्स्ट आगे आते हैं ग्लास प्रिज्म, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनेशंस में बनता है, ठीक है। ग्लास प्रिज्म का ये वाला जो टॉपिक है इसको एक बार अच्छे से जरूर देख के जाएं। डिस्पर्सन ऑफ वाइट लाइट बाय ए ग्लास प्रिज्म, इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इसको देख कर जाएं। जैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट इज डिस्पर्सन, यहाँ से ये वाला आप लोग याद कर ले व्हाट इज डिस्पर्सन। नेक्स्ट आगे यहाँ पे एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है, तो इससे रिलेटेड जो हमारे इन टेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होगा उसको मैं यहाँ पे आप लोगों को टिक करवा दे रहा हूँ, जो एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में बहुत कम रहेगा। बाकी जो इससे पहले जो आपने फिजिक्स के देखे हैं चैप्टर्स, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, वहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपका बनेगा। देखो यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है वो आपका ये 11 नंबर है। अब देखो यहाँ पे ये जो आपका 2 क्वेश्चन दिया गया है ना, ये फिलहाल इस बार के लिए हटाया गया है एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन स्कूल वाले क्या करते हैं कि कुछ भी एग्जामिनेशंस में दे देते हैं, वो सिलेबस में हो या फिर नहीं हो, ठीक है। तो मैं आपको सजेशन करूंगा कि ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये बोर्ड एग्जामिनेशंस में बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए, इसको हटाया गया है। तो ये दोनों आपके स्कूल में पूछे जा सकते हैं। तो हाफ ईयरली का अगर एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हो तो ये दोनों क्वेश्चन करके जाना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, इनफैक्ट ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से यहाँ तक सारा ही आप लोग का इंपॉर्टेंट है, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशंस में आपका ये दोनों नहीं आएगा, ठीक है, बाकी ये दोनों आ सकता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से ये सब सारे इंपॉर्टेंट है। बाकी ऊपर से अगर हम देखें तो ये 5 नंबर भी आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी अच्छे से करके जाना। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये 6 नंबर, ये बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। 7 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनफैक्ट इसमें देखा जाए तो 5 नंबर से लेके 13 नंबर तक सारे ही इंपॉर्टेंट है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 6 नंबर है। तो अगर आपके पास समय कम है तो आप एक 6 नंबर और एक 7 नंबर ये 2 क्वेश्चन को करके जाएं। बाकी अगर आपके पास समय है तो आप बाकी यहाँ पे जितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं इसको भी एक बार आप देख ले, समझ लें। सो यही आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, और यहीं से आपके एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आने के 100% चांसेस है और यहीं से आएंगे। बाकी और भी अगर कोई चैप्टर्स आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट करना। मैं आप लोग को जो CBSE के गाइडलाइंस के अनुसार जो हमारे हाफ ईयरली एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं चैप्टर्स, तो उन चैप्टर्स की वीडियोज़ मैंने अभी आप लोग को दे दिया है कि जो जो इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है अब स्कूल वाले किसी स्कूलों में आप लोग को ज़्यादा और भी एक्स्ट्रा चैप्टर करवाए होंगे, किसी में आपके 3 चैप्टर्स भी करवाए गए होंगे। तो आप लोग कमेंट करना, मैं दूसरे वीडियोज़ में उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को करवा दूंगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बता दूंगा। और हाँ, अगर कोई भी चैप्टर समझना होगा, जो भी यहाँ पे मैंने आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है इनमें से कोई भी चैप्टर का आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, जाके आप समझ सकते हो। सारे चैप्टर को काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है और नोट्स के साथ समझाया हुआ है, तो अगर आप उसको लिख के समझते हो तो ज़्यादा से आपको समझ में आएगा। सो और भी इसी तरह की वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। थैंक यू, बाय बाय।